प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने नेपोलियन बोनापार्ट की प्रारंभिक जो जीवन की कार्यशैली है वो उसकी फ्रांस के सम्राट के रूप में जो भूमिका थी, उसके जो कार्य थे, उसके संदर्भ में चर्चा की थी। महाद्वीपीय व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की थी। स्पेन पर उसने अनाधिकृत जो कब्जा किया है उसके संदर्भ में आगे और उसके पतन के कारणों पे चर्चा करेंगे। नेपोलियन बूर्बो वंश को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहता था। फ्रांस के अलावा स्पेन में बूर्बो वंश का शासक चार्ल्स चतुर्थ शासन कर रहा था। यद्यपि स्पेन नेपोलियन के युद्धों में तन मन धन से सहयोगी रहा था, तथापि नेपोलियन ने स्पेन के शासक को पद से हटा अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। इस कुकृत से स्पेन में राष्ट्रता की भावना फैल गई। यूरोप के अन्य देशों ने इस संघर्ष में नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध स्पेन का पूरा साथ दिया। ग्रांट एम टेम्परले ने कहा है, स्पेन के युद्ध ने कैंसर के समान नेपोलियन की शक्ति को पी लिया था। शिव नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, स्पेन के नासूर ने मुझे तबाह कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन का विरोध रूस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, प्रसा, पुर्तगाल, स्वीडन इत्यादि देशों में मात्र राजनीतिक नहीं था, भावनात्मक स्तर पर भी इन देशों की जनता ने नेपोलियन द्वारा हराए गए शासकों को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इन देशों के निवासी राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो नेपोलियन के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने लग गए। मॉस्को युद्ध। महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को फ्रांस का विरोधी बना दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव के कारण रूस में सामंतों का प्रभाव क्षेत्र कम हो गया था। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण व्यापार व सामंतों के आमोद प्रमोद की सामग्री में कमी आ गई थी। रूस का सम्राट अलेक्जेंडर भी पोलैंड को लेकर फ्रांस से शंकित था। रूस ने महाद्वीपीय व्यवस्था को जारी रखने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस ने रूस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रूस की सर्दी से फ्रांसीसी सैनिक लाखों की संख्या में मारे गए। नेपोलियन का मॉस्को अभियान असफल रहा। फिशर की मान्यता है कि मॉस्को अभियान दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि वो तो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति और एक महान मजहब परस्त जाति की राष्ट्रीय भावना के बीच संघर्ष था। लिप्जिंग का युद्ध। स्वीडन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड तथा रूस ने मिलकर नेपोलियन को हराने हेतु एक गुट का निर्माण किया। नेपोलियन ने 1813 ईस्वी में ड्रेसडन के युद्ध में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों की सेना ने 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच लिप्जिंग के निकट राष्ट्रों के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया। इस युद्ध में नेपोलियन की सैनिक शक्ति नष्ट हो गई। 1 मार्च 1814 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने युद्ध जारी रखने तथा शत्रु के खात्मे के लिए आपस में सामयिक की संधि की। महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस की सेना को परास्त कर मार्च 1814 ईस्वी में फाउंटेनब्लू नामक स्थान पर नेपोलियन से संधि की। नेपोलियन को सिंहासन से हटा दिया गया। उसे अल्बा द्वीप पर का शासक बनाकर वहां भेज दिया गया। साथ ही उसे 20 लाख फ्रैंक वार्षिक पेंशन देना निश्चित कर दिया गया। वाटरलू का युद्ध। 30 मार्च 1815 ईस्वी को नेपोलियन अल्बा द्वीप से भागकर पेरिस पहुंच गया तथा पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। यद्यपि नेपोलियन ने यह घोषणा की कि वह शांति और स्वतंत्रता का मार्ग अपनाना चाहता है, लेकिन यूरोपीय राष्ट्रों ने उस पर विश्वास नहीं किया। मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना को फ्रांस भेजा गया। 18 जून 1815 ईस्वी को नेपोलियन परास्त हुआ। 15 जुलाई 1815 ईस्वी को अंग्रेजी नौसेना अधिकारी मेटलैंड के समक्ष नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे पहले इंग्लैंड ले जाया गया। वहां उसे सेंट हेलेना द्वीप में कैद कर दिया गया। 6 वर्ष तक उदर रोग से ग्रस्त कष्ट पाते हुए 5 मई 1821 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 20 वर्ष पश्चात उसके अवशेष फ्रांस लाए गए, जिन्हें संपूर्ण सम्मान सहित पेरिस में दफनाया गया। नेपोलियन के पतन के प्रमुख कारण, जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, महाद्वीपीय व्यवस्था, मॉस्को युद्ध, स्पेन के साथ संघर्ष उसके प्रमुख कारणों में से थे। प्रायद्वीपीय युद्ध या स्पेनिश वार। नेपोलियन के द्वारा स्पेन पर अधिकार करना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। इस घटना ने समस्त यूरोप को एक होने का अवसर प्रदान कर दिया।
स्पेन में इस घटना की तीव्र विरोध हुआ, साथ ही एक राष्ट्रीयता की लहर उठी एवं मित्र राष्ट्रों ने स्पेन की सहायतार्थ एक संयुक्त सेना मोर्चा तैयार किया। इस प्रायद्वीपीय युद्ध में फ्रांस के 3 लाख सैनिक मारे गए। महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन के विश्व विजेता बनने में इंग्लैंड ही एकमात्र रोड़ा था। नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा समस्त यूरोप को जीत लिया। वह जानता था इंग्लैंड को सीधे युद्ध में नहीं हरा जा सकता, अतः उसने इंग्लैंड की वास्तविक शक्ति व्यापार पर प्रहार करने का प्रयास किया। महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से उसने इंग्लैंड के साथ अन्य देशों के व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने पर नाकेबंदी द्वारा रोक लगा दी। इस व्यवस्था ने पूरे यूरोप में वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी, साथ ही वस्तुओं का अभाव हो गया। रूस, जो कि नेपोलियन के साथ मित्रवत था, वो भी इस महाद्वीपीय व्यवस्था के विरुद्ध हो गया। इस प्रकार नेपोलियन ने रूस की मित्रता भी खो दी। रूस के विरुद्ध अभियान भी नेपोलियन की पतन का एक कारण सिद्ध हुआ, क्योंकि नेपोलियन का रूस पर आक्रमण करना और उस युद्ध में 5 लाख सैनिक मारे जाना नेपोलियन के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ। रूसियों की छापामार रणनीति, संघर्ष की जुझारू प्रवृत्ति तथा दुर्गम मार्ग नेपोलियन की सेना के लिए काल साबित हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रूस की सर्दियां कभी नहीं हारती। यह तथ्य नेपोलियन के रूस अभियान पर सही साबित होती है। नेपोलियन के सैनिक रूस की भयंकर शीत को नहीं झेल सके एवं मारे गए। साथ ही लौटती फ्रांसीसी सेना पर रूसियों ने आक्रमण कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार पोप का अपमान भी नेपोलियन के पतन का एक कारण था। नेत्रोदम के चर्च में नेपोलियन के राज्याभिषेक पर नेपोलियन ने पोप को आमंत्रित कर उसका अपमान कर दिया। जब पोप नेपोलियन को ताज पहनाने लगा, तब नेपोलियन ने ताज को स्वयं के हाथों से में लेकर उसे सिर पर धारण कर लिया और ये शब्द कहे थे, यह ताज मुझे धूल में पड़ा मिला था, जिसे मैंने तलवार की नोक पर उठाया है। ये पोप का अपमान था। इस कारण समस्त यूरोपीय कैथोलिक मतावलंबी उसके विरोधी हो गए। इंग्लैंड की सुदृढ़ स्थिति एवं सर्वश्रेष्ठ नौसैनिक बेड़ा भी नेपोलियन के पतन का कारण था। इंग्लैंड की सुदृढ़ नौसैनिक शक्ति ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को असफल कर दिया। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति शुरू से ही अच्छी थी। इसके उलट फ्रांस में ही महाद्वीपीय व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया। इस व्यवस्था ने वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी। समस्त यूरोप में इंग्लैंड का नौसैनिक बेड़ा शक्तिशाली था। इस कारण नेपोलियन उससे नील नदी के युद्ध में हार गया था। इस ताकत के बल पर इंग्लैंड ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था को पूर्णतः असफल साबित कर दिया। राष्ट्रीय चरित्र को समाप्त करना। नेपोलियन की सेना में अधिकांश सैनिक अलग अलग देशों से भिन्न भिन्न राष्ट्रता वाले बलात् भर्ती किए गए सैनिक थे। फ्रांस के क्रांतिकाल में जो राष्ट्रता की पहचान सेना में थी, अब वह समाप्त हो चुकी थी। अतः यह भी एक प्रमुख कारण था जो सेना को लंबे व थका देने वाला युद्ध में उदासीन बनाए हुए था। राष्ट्रता की भावना का उठना, यह नेपोलियन के पतन का एक बड़ा कारण था। स्पेन से उठी राष्ट्रता की भावना ने समस्त यूरोप को नेपोलियन के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने को प्रेरित कर दिया। प्रत्येक राष्ट्र नेपोलियन से बदला लेने को तैयार हो उठा। वे राष्ट्र की विजय व सुरक्षा हेतु सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो गए। संबंधियों के प्रति अत्यधिक प्रेम। नेपोलियन का अपने भाइयों एवं सगे संबंधियों के प्रति विशेष मोह था। उसने उसके एक भाई लुई नेपोलियन को हॉलैंड तथा दूसरे भाई जोसेफ को स्पेन, तीसरे भाई जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक बनाया। अपनी बहन कैरोलिन का विवाह अपने सेनापति मोरा के साथ कर दिया। इतने अनुग्रह के बावजूद भी इन भाइयों ने विपदा में नेपोलियन का साथ नहीं दिया। युद्धों की लंबी लगातार चली श्रृंखला भी नेपोलियन के पतन का कारण थी। कुछ इतिहासकारों ने विश्व विजेता बनने के लिए नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई युद्धों हेतु लंबी यात्राओं को उसके सैनिकों और स्वयं उसको थका देने वाला बताया था। डॉक्टर सल्वोने ने लिखा है, नेपोलियन के पतन के सभी कारण थकान में निहित थे। जिन युद्धों ने उसे यूरोपीय महाद्वीप में विजेता बनाया एवं साम्राज्य का निर्माण किया, उन्हीं युद्धों ने उन्हें उसका विनाश कर दिया। स्वभावगत दोष। नेपोलियन एक जिद्दी स्वभाव का महत्वाकांक्षी शासक था। सम्राट बनने के पश्चात उसने अपने हितैषी सलाहकारों से राय लेना भी बंद कर दिया था। वह स्वयं द्वारा किए गए निर्णयों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उन निर्णयों के विपरीत किसी भी तरह की सलाह को वह स्वीकार नहीं करता था।
अधिनायकवादी सत्ता। नेपोलियन ने गणतंत्र का गला घोट निरंकुश राजतंत्र को पुनः प्रारंभ कर दिया। उसने समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया। मजदूर संगठनों को बनने पर रोक लगा दी गई। उसने उस स्वतंत्रता का गला घोट दिया जो फ्रांसीसी क्रांति से उद्भूत थी। क्रांतिकारी विचारधारा ने जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत को जन्म दिया था, मगर नेपोलियन ने सम्राट बन निरंकुश राजतंत्र के माध्यम से जनता के इस अधिकार को छीन लिया।